थैंक यू अभिषेक जी, बस चले तो आपके सब किस्से पूरी रात हम सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। अभी हम जिनको सम्मानित करने वाले हैं वो है ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा। ऐसा कहते हैं कि बटालियन को कमांड करने को मिले, बटालियन को कमांड करने को मिले, ये हर किसी का सपना हो सकता है मिलिट्री लाइफ में। और कारगिल में 17th जाट रेजिमेंट को कमांड किया था ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावाजी ने। मश्कोह खोऱ्यातील .4375 टिम्पल कॉम्प्लेक्स आणि वेलबॅक हे तिन्ही ताब्यात घेतल्यामुळं टायगर हिल काबीज करता आलं, अशी नोंद त्यांच्या नावावर आहे। ऑपरेशन विजयमध्ये या ऑपरेशन दरम्यान वीरचक्र त्यांना मिळालं। त्यांनी PhD केलेली आहे पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये। मश्कोह कारगिल ॲज आय सॉ इट हे त्यांचं पुस्तक देखील बहुचर्चित आहे। त्यांनी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलं इन्फंट्री स्कूलमध्ये, काउंटर इमर्जन्सीमध्ये, जंगल वॉरफेअर स्कूलमध्ये आणि इंडियन मिलिटरी अकॅडमीमध्ये। ज्यांच्या हस्ते आपण ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावांना सन्मानित करणार आहोत त्या आहेत वीरमाता कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके। कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके यांना देखील मी मंचावर याची विनंती करतो। हुतात्मा श्रीकांत बोडके यांच्या ते मातोश्री सिन्नरमधील वडझिरे गावच्या 17व्या वर्षी सैन्यामध्ये त्यांचा सुपुत्र श्रीकांत बोडके जम्मू काश्मीरला तैनात झाला। 17व्या वर्षी जम्मू काश्मीरला तैनात झाला। 17th राष्ट्रीय रायफल कार्यरत असताना डोळा जिल्ह्यातल्या रात्रीच्या वेळी आतंकवादी शोध मोहिमेत त्यांना वीरमरण आलं 19व्या वर्षी 2002 साली। हुतात्मा श्रीकांत बोडकेच्या मातोश्री कृष्णाबाई श्रीकृष्णा बोडके यांच्या हस्ते आपण ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावांना सन्मानित करणार आहोत एक मानपत्र आणखीन सन्मानचिन्ह देऊन। तसंच रोहनजींच्या पत्नी सौभाग्यवती आरती या देखील मंचावरती आहेत। वीर्स ऑफ इंडियाचं सलग दुसऱ्या वर्षी हे मानपत्र आपण ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावांना देत आहोत वीरमाता कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके यांच्या हस्ते। छत्रपती शिवाजी महाराजांची सिंहासनाधिष्ठित मूर्ती ही देखील भेट देत आहोत। तसंच आपण आता या वीरमाता कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके यांना देखील सन्मानित करू। वर्षांपूर्वी ज्यांचा 19 वर्षाचा सुपुत्र या भारतासाठी हुतात्मा झाला, याच महिन्याच्या 12 तारखेला त्याचा वाढदिवस असतो। हुतात्मा श्रीकांत बोडकेच्या मातोश्री कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके यांचा आपण सन्मान करतो आहोत। यानंतर जिजाऊंची आणखीन बाल शिवाजीची ही सुरेख मूर्ती। एखाद्या वीरमातेच्या नजरेत असं जशी जरब त्यांच्या नजरेमध्ये आज देखील पाहू शकतोय। मी सगळ्या मान्यवरांना विनंती करीन की त्यांनी आसनस्थ व्हावं। आपण ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा यांचं मनोगत ऐकणार आहोत। थैंक यू नायरा फाउंडेशन फॉर दिस ऑनर। मैं ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा कारगिल के टाइम में 1999 में कमांडिंग ऑफिसर 17 जाट को कमांड कर रहा था। ये एक ऐसा टाइम है मेरी ज़िंदगी का जो कि मैं कभी भी भुला नहीं सकता। ये लड़ाई 3 मई से शुरू हुई थी और 26 जुलाई को ख़त्म हुई। ये बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी जो हमारी इंडियन आर्मी ने कर दिखाई। दुश्मन कम से कम 6 से 8 किलोमीटर LAC से अंदर आ गया था और सारी हाइट्स जो उस टाइम वेकेंट थी उसको ऑक्युपाई कर लिया था। हम लोग एकदम
इससे सरप्राइज हो गए थे और हमको मालूम नहीं था वो कितनी तादाद में किस टेकरी पर बैठा है। मेरी यूनिट उस वक्त तकरीबन 100 किलोमीटर दूर थी और वहाँ से मेरे को हुक्म मिला कि पूरी यूनिट लेके आप मस्को वैली दराज सेक्टर में जाइए। मैं अपनी यूनिट को लेके 24 मई को पहुंचा और वहाँ पर जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले जो मेरे को ब्रीफिंग मिली मेरे सीनियर कमांडर से जो कि उधर ही थे, उन्होंने मेरे को बोला ये एक पहाड़ी है 0.4875, इसके अंदर 6 से 8 आतंकवादी बैठे हैं, उनको गर्दन से पकड़ के नीचे ले आओ। मैंने भी सोचा शायद बड़ा आसान काम होगा, तो मैंने अपने तकरीबन एक कंपनी कमांडर और उसके साथ 100 जवान उनके साथ भेज दिए ये काम पूरा करने के लिए। जब मेरे जवान ऊपर जा रहे थे उस वक्त हमको मालूम नहीं था कहाँ पे बैठा है दुश्मन और कितना है, और हम तो यही सोच के गए थे कि 6 से 8 लोग बैठे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, पकड़ लेंगे इनको। परंतु जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, कम से कम 8 मीडियम मशीन गन का फायर एकदम हमारे ऊपर आया दुश्मन का, और वहीं पे मेरे जवानों ने पोजीशन ली और फायर रिटर्न किया। वहाँ पे एक जेसीओ, 5 अदर रैंक्स वहीं शहीद हो गए और 12 जवान बैडली वुंडेड विद गन शॉट वुंड्स। ये एक बहुत ही सेटबैक था मेरे लिए एज ए कमांडिंग ऑफिसर। मेरी यूनिट का मोराल एकदम डाउन हो गया कि पहला ही अभी आए थे, अटैक हमारा अनसक्सेसफुल रहा। परंतु इससे हम घबराए नहीं। हमने देखा कि क्या कमी थी हमारे इसमें, क्यों ऐसा हुआ। हमने विश्वास किया जो हमको मिला था इंफॉर्मेशन कि 6 से 8 हैं, पर 8 मशीन गन्स ने फायर किया, इसका मतलब कम से कम वहाँ से 20 या 24 लोग तो हैं ही हैं वहाँ पे। और टेररिस्ट मशीन गन्स लेके नहीं बैठते, ये सब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के रेगुलर जवान। तो मैंने इसके बाद डिसाइड किया कि मैं जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल करूंगा तब तक मैं आगे हमला या अपना प्लान नहीं बनाऊंगा। तो मैंने अपने सीनियर को यही बात बोली, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप और 10-12 दिन लीजिए, अपने पेट्रोल्स भेजिए और इन्फॉर्मेशन हासिल करिए। तो मैंने अगले 10 दिन अपने पेट्रोल्स चारों डायरेक्शन में भेजे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जब 10वां दिन ख़त्म हुआ तो मेरे पेट्रोल्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी उनके मुताबिक उस पहाड़ी पर जो कि 0.4875 मस्को वैली में था, कम से कम 70 से 80 लोग थे। आप डिफरेंस देखिए, हमको बताया गया 6 से 8 और उधर 70 से 80 लोग। तो मैंने अपने सीनियर कमांडर्स को बताया कि यहाँ पे कम से कम 3 बटालियन का अटैक करना पड़ेगा। तो हमारा अटैक फिर 4 जुलाई को शुरू हुआ और 3 बटालियंस मिली हमको। एक मेरी थी 17 जाट, एक 13 जैकरेफ और एक 2 नागा रेजिमेंट। हमने 4 जुलाई को ये अटैक शुरू किया और जो हमको ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने थे, पहली रात को हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर कर लिया। परंतु अगले दिन सुबह दुश्मन ने 3 काउंटर अटैक हमारे ऊपर किए, बहुत फियर्स। मतलब वो इसके लिए पता नहीं बहुत ही सेंसिटिव था। हमारे जवानों ने उन तीनों के तीनों काउंटर अटैक्स को विफल किया और अपनी पोजीशन पे डटे रहे। मेरी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई और इसी तरह से पाकिस्तानियों की भी हमने काफ़ी कैजुअल्टी करी। इसके बाद लास्ट पॉइंट था एक पिंपल 2 जिसको हमने कैप्चर करना था। जब मेरी कंपनी जा रही थी ऊपर अटैक के लिए, जो मेरा कंपनी कमांडर था मेजर रितेश शर्मा और उसके साथ 6 जवान वो दुश्मन की आर्टिलरी फायर से ज़ख्मी हो गए।
तो ये एक बड़ा सेटबैक था कि अभी अटैक शुरू भी नहीं हुआ था इस कंपनी का और कंपनी कमांडर और 6 जवान घायल हो गए। तो मेरे पास कुछ नहीं था चारा। एक यंग कैप्टन था, कैप्टन अनुज नायर, जिसको मैंने बोला कि अब आप कंपनी का चार्ज लीजिए और कंपनी का असॉल्ट लीड करें। मैं एक्चुअली इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये कैप्टन अनुज नायर ये काम कर पाएगा, परंतु इस यंग कैप्टन ने बहुत ही बेखूबी से पूरी कंपनी को लीड किया और पूरे पिंपल 2 को नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसको कैप्चर किया। कैप्चर करते दौरान लास्ट में उसके गर्दन में एक रॉकेट लॉन्चर लगा दुश्मन का, जिससे वो घायल हुआ और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गया। ये एक बहुत ही दुखद वक्त था। हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कैप्चर हो गया था, हमारा तिरंगा झंडा ऊपर लहरा रहा था। और फिर जब मैं आगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर गया, वहाँ पर जब मैंने देखा पाकिस्तानी जवान नीचे घायल पड़े हैं, कोई मरे हुए हैं, उसी तरह हमारे भी कई जवान मरे हुए हैं और कई घायल हुए हैं। किसी की आँख में गोली लगी हुई है, किसी के हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है। ये जब सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ पे देखी, बहुत ही मेरे को दुख हुआ और मैंने ये सोचा कि हमने फतेह तो हासिल कर ली है, परंतु ये हासिल करने की जो हमने कीमत चुकाई है, ये मेरे जवानों के डेड बॉडीज़ के ऊपर कीमत चुकाई है। मेरा एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स शहीद हुए इस कैप्चर के लिए। मैं आज भी परंतु मेरे यूनिट को उसी वक्त सम्मानित किया गया। अनुज नायर को महावीर चक्र से, हमारे को 4 वीर चक्र मिले, जिसमें एक मेरे को खुद को मिला, 6 सेना मेडल और 21 मेंशन डिस्पैचेस और 10 कमेंडेशन कार्ड, टोटल 43 अवार्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स एनी यूनिट गॉट। उसी वक्त यूनिट साइटेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, बैटल ऑनर मश्को एंड थिएटर ऑनर कारगिल का भी अवार्ड मेरी यूनिट को मिला। परंतु ये सब मिलने के बाद जब मैं ये देखता हूँ कि मैं उन 36 लोगों को वापस जिंदा नहीं ले आ पाया, तब मेरा दिल थोड़ा खराब होता है। मैं उस गिल्ट से आज भी जी रहा हूँ कि मैं उन 36 लोगों को वापस उनकी फैमिलीज़ के पास नहीं लाया। आज हमारे साथ वीर माताएं हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे सुपुत्र पैदा किए, जिन्होंने देश के लिए जान दी और देश के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दी। मैं उन वीर नारीज़ को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड्स इस लड़ाई में खोए और उन्होंने अपनी जान हंसते हंसते देश की रक्षा करते हुए गवा दी। अंत में मैं यही कहूँगा, एक सोल्जर आगे क्यों फाइट करता है और उसको जब को पता है कि मैं वो मर भी सकता है, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सामने वाले से या दुश्मन से कोई उसको नफरत है, वो तो उसको जानता भी नहीं है, परंतु उसको पता है अगर उसको नहीं मारा तो वो खुद मरना पड़ेगा उसको। वो इसलिए अपनी जान पे कुर्बानी देता है क्योंकि उसको पता है उसके देशवासी जो पीछे बैठे हैं उनको वो प्यार करता है। इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी देशवासी इधर बैठे हैं, इनसे यही कहूँगा कि हम इस ऐसे देशवासी बने जिसके लायक जो हमारे जवान कुर्बानियाँ देते हैं, उस कुर्बानी के लायक हम देशवासी बने। थैंक यू।
ब्रिगेडियर उमेश सिंग जी ने जिन यादों को ताज़ा किया, मराठीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे गड आला आणि सिंह गेला हे वाक्य होतं. त्या वाक्यात तेवढंच दुःख होतं जेवढं आता त्यांना 36 लोकांना परत आणता आलं नाही याचं शल्य होतं. 4 ओळी ब्रिगेडियर जी आपके लिए आपने जो कहा उसके लिए मुझे याद आया. किसी ने लिखा है, ठाकुर करके थे अंडमान में जिनको फांसी हुई, मतलब जेल में वो मृत्यु आ गई. उन्होंने लिखा था कि खून से सींची गई है बाग जलियां की ज़मीं, खून से सींची गई है बाग जलियां की ज़मीं, खाकर हज़ारों गोलियों की मार वंदे मातरम. वीर उधम सिंह ने जलियां का बदला ले लिया, मार दी डायर को गोली, तान वंदे मातरम. देख ली जनता ने उसकी तड़फड़ाती लाश को, बढ़ गई दुनिया में अपनी शान वंदे मातरम. क्या ओज में है तेज में है शब्द वंदे मातरम, बोल दो सब हिंदियों अब मंत्र वंदे मातरम. अब ऐसा है कि हम भी हमारी सोसाइटीज़ में 15 अगस्त को 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं, उसको सलाम करते हैं, लेकिन हमारा तिरंगा लहराना और आपका ऐसे 3 पॉइंट्स पर ताबा मिलने के बाद तिरंगा लहराना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो आप जो तिरंगा लहराते हो उसको डेडिकेट करके एक सुंदर सा गीत हमारे गायक नचिकेत जी पेश कर रहे हैं. अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो. ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो. लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. हो हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है. सबकी ताली मिलेंगी. जालकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है. हिम्मते मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है. जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता. साथ में गाएंगे. लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. लहरा दो, साथ में लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. लहरा दो, 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 लहरा दो. सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. थैंक यू. बोलो भारत माता की. थैंक यू. आज इथे प्रत्येकच गाणं सादर होत आहे त्याचा एक
इम्पॅक्ट आणखीन त्याचं खरेपण आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने जाणवतं आहे. कारण एखाद्या कार्यक्रमाचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी देशभक्तीपर गाणी लावणं, आणखीन सीमेवरती खरी तळहातावरती शिर घेऊन लढणारे 5 जण इकडे असताना त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये असं एखादं गाणं ऐकणं. मी दीपाली देसाईला इथे याची विनंती करेन. आणखीन ए मेरे वतन के लोगों हे गीत, जे गीत दिल्लीमध्ये एका खूप मोठ्या युद्धानंतर गायलं गेलं, आणखीन त्याचा परिणाम इतका खोलवर झाला सगळ्यांच्यावरती. आणि आज इथे 5 लष्करी एमिनंट अधिकारी, आणखीन 5 वीरमाता अशांच्या समक्ष हे गीत आपण ऐकणार आहोत. शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। या सुंदर गीतानंतर आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या, प्रमुख उपस्थिती म्हणून आपल्याला लाभलेल्या अत्यंत बुजुर्ग अशा अभिनेत्री रोहिणीताई हट्टंगडी यांना मी त्यांचं मनोगत आपल्यासमोर मांडण्यासाठी याची विनंती करतो. सकाळपासून विचार करत होते, संध्याकाळी जायचं आहे. काय बोलावं.
खूप आठवणी येत आहेत अगदी लहानपणापासून. माझे आजोबा इंग्रजांच्या सैन्यामध्ये डॉक्टर होते. अगदी लहानपणी म्हणजे मी 6 वर्षाची असताना ते गेले, पण त्याच्या आधीची माझी ही आठवण आहे की त्यांचा एक सँडल होता. त्याला समोर अशी एक खाच असायची आणि त्यांच्या पायाची बोटं अशी वाकलेली असायची आणि त्या खोबणीमध्ये ती पायाची बोटं घालून ते चालायचे. मला हे नवलाचं वाटायचं. मला अगदी ग्राफिकली ते शूज आठवत आहेत त्यांचे. तेव्हा माझ्या आत्यानी मला सांगितलं होतं की त्यांच्या पायाला गोळी लागलेली होती आणि त्यामुळे त्यांची बोटं पायाची अशी झालेली होती. आणखीन तिने एक आठवण सांगितली की जेव्हा त्यांना ती गोळी लागली होती, त्यांची नॅचरली शुद्ध गेली होती आणि त्यामुळे कुठेतरी त्यांना सगळ्या डेड बॉडीजमध्ये टाकून दिलं होतं. त्यांचा ऑर्डरली जो होता तो रात्री कंदील घेऊन शोधायला बाहेर पडला आणि त्यांना ते जेव्हा दिसले, जवळ जाऊन त्यांनी पाहिलं तर त्यांचा श्वास चालू होता आणि त्यांनी परत आणलं होतं. अगदी लहानपणापासनं एक अभिमान, अट्रॅक्शन हे मला फोर्सेसबद्दल राहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मी मोठी झाले, NCCमध्ये गेले. NCCमध्ये सुद्धा कॅप्टन म्हणून पण होते, पण सायन्स असल्यामुळे आमच्या परेड्स क्लॅश होत असल्यामुळे आम्हाला NCCमधून काढून टाकलं. पण तरीसुद्धा ते अट्रॅक्शन तसंच होतं. आणि जेव्हा आम्ही NCCच्या कॅम्पमध्ये आम्ही NDAला, नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी, मी पुण्याची आहे, तिथं आम्ही गेलेलो असताना मला अत्यंत वाईट वाटलं होतं की मी मुलगी का आहे. आणि तेव्हापासूनचं ते अट्रॅक्शन आजपर्यंत आहे. आपण म्हणतो ना, कुठेतरी एक तार छेडली जाते. आज तसं झालं माझं. माझ्या भावाने सुद्धा आर्मीमध्ये जायचा प्रयत्न केला होता. त्याला ॲडमिशन नाही मिळाली, पण त्यांनी त्याच्या मुलाला आर्मीमध्ये पाठवायचं ठरवलं आणि त्याचा NDAमध्ये त्याला प्रवेश मिळाला. तो नेव्हीमध्ये होता, सबमरीनवर इंजिनियर म्हणून काम करायचा. एका छोट्याशा अपघातामध्ये गोल्फ बॉल लागून वायझॅगमध्ये त्याचा डोळा गेला. त्यामुळे त्याला डेस्क जॉब मिळाला. म्हणून त्यांनी शेवटी कंटाळून 3 वर्षापूर्वी नेव्ही सोडली आणि आता नुकतंच ही पास्ड अवे ॲट द एज ऑफ 48 इन वायझॅग ओनली बाय हार्ट अटॅक. कमांडर समीर ओक नाव होतं त्याचं. आणि मुख्य म्हणजे दुसरं, माझ्या भावाचा जावई तो सुद्धा आता आर्मीमध्ये आहे आणि तो श्रीनगरमध्ये पोस्टेड आहे. मला नक्की त्याचं कर्नलपर्यंत मला माहीत आहे, तो गेलेला. आता बहुतेक त्यांनी काहीतरी परीक्षा दिली तर तो ब्रिगेडियर होईल वगैरे असं सुद्धा आहे. पण अशी थोडीशी माझी फोर्सेसबद्दलची थोडीशी मी टची आहे. त्यामुळे आत्ता या सगळ्या लोकांना पाहून, वीरमातांना पाहून भरून येत. एनिवे, अचानक बोलायला लागल्यामुळे मला असं बहुतेक होतं आहे. आय वॉज नॉट रेडी, प्रिपेअर्ड. एनिवे, पण रोहन गायकवाड यांनी एवढ्या तरुण वयात
काहीतरी विचार करून हा कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे आणि मला वाटतं हे फार कमेंडेबल आहे. कारण आजकाल राष्ट्रप्रेम दाखवा असं म्हणायला लागतं, पण राष्ट्रप्रेम म्हणजे काय हो? राष्ट्राबद्दलचा अभिमान असतो, तो टेढ़ा है पर मेरा है. माझा कसाही असला देश तरी ती माती माझी आहे, हे तरुणांच्या डोक्यामध्ये जागवायला पाहिजे. इंग्लिश म्हणजे चांगलं, गोरी कातडी म्हणजे चांगली, बाहेर जाणं चांगलं, आणि त्यांची संस्कृती तुम्ही हे घेता, मग त्यांचं देशप्रेम तुम्ही का नाही घेत? मला वाटतं हे जास्त जरूर आहे की स्वतःच्या देशाबद्दल प्रेम जागृत करणं, अभिमान जागृत करणं. ते काही लोक आता काम करत आहेत आणि मला खरोखर आज बरं वाटतं की हा कार्यक्रम आहे तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकामध्ये हा कार्यक्रम होतो आहे. मला वाटतं हे जास्त चांगलं आहे आणि मला वाटतं हा कार्यक्रम ह्याच्या पुढे नेहमी इथंच व्हायला हवा. ह्याच्यापेक्षा दुसरी कुठलीही जागा ह्याला पूरक नाही आहे. वेल, मी जास्त काही बोलत नाही, काय बोलायचं हे कळत नव्हतं पण बोलले. मी तुम्हाला सगळ्यांना सॅल्यूट नाही करणार, पण मी नतमस्तक होणार आहे. बस, मला जास्त काही सांगायचं नाही आहे. पण रोहन, तुझे खूप खूप आभार, कौतुक, काहीही म्हण, पण मला अभिमान आहे. बस एवढंच. धन्यवाद. खरं म्हणजे बोलायचं होतं, ठरवलं होतं मी हिंदीमध्ये बोलणार, पण आय एम सॉरी, अचानक मला बोलायला लावल्यामुळे आय कुडंट एक्सप्रेस माय सेल्फ इन अदर लँग्वेज. सॉरी. थँक्यू. रोहिणीताई, सिन्स यू आर अन ग्रेट ॲक्ट्रेस, तुम्हाला म्यूट केलं तरी तुमच्या चेहऱ्यावरनं तुमची भावना कळतील आणि तशा सगळ्यांना कळल्या असतील असं मी समजतो. आणि रोहिणीताई, तुम्ही खूप सराउंडेड बाय मिलिटरी पर्सनल आहात, त्यामुळे यू आर द राईट चीफ गेस्ट फॉर दिस फंक्शन. आणखीन तुमच्यासारख्या अभिनयाच्या क्षेत्रात खूप उंच गेलेल्या अनुपम खेरांसारख्या काही लोकांना इतकं तळमळीने देशाबद्दलचं बोलताना बघून खरंच अप्रतिम वाटतं. यानंतर ज्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतो आहे, मग अशी रोहनजीने बोलताना 2-3ला सांगितलं की प्रत्यक्ष फील्डवरची लोक जो जास्ती छान सांगू शकतील. मी नायरा फाउंडेशनचे वत्सल मारूया नाहीत ह्याची विनंती करतो आणि काही शब्द त्यांच्या कामाबद्दल आपल्यासमोर मांडण्याची विनंती करेन. हेलो, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. मतलब हम लोग we as Naira Foundation are super proud that we are joining in together. We want to promote this, and our key focus that we see in cyber and tribal is how we currently what we see is the digital transformation जो हो रहा है इंडिया में. आप देखोगे किसी के पास बहुत बार हमने देखा है लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता बट स्मार्टफोन होता है. वो छोटे से छोटे शहर में भी जाओगे, भले नेटवर्क हो ना हो, स्मार्टफोन उनके पास रहता है. That has become a trend. So what we have done is we have identified lot of pointers, especially in zones where we can help them contribute. So if you see, आपका phone number आप UPI pin पे डालोगे तो you can get all details. So we have found out few details where we can analyze कि they are not even aware. So as Rohan already mentioned कि in rural area they don't know what is UPI ID, they don't know what is how to use debit card. तो कोई कॉल करेगा, कोई उनसे मैसेज करेगा कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, तो वो लोग इजीली स्प्रेड आउट कर देते हैं. तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम. उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा. उनको अभी इफ़ यू सी नया एक ट्रेंड आया है AI वीडियोस. सो उसमें बेसिकली वीडियो किसी और का रहेगा, ऑडियो किसी और का रहेगा, एंड वो बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं. तो ये जो रूरल लोग हैं दे गेट इन्फ्लुएंस वेरी इजीली. मतलब उनको सपोज कोई एक नोन पर्सनैलिटी का फेस है बट वीडियो पे कुछ और बात कर रहे हैं, तो दे वेरी इजीली गेट इन्फ्लुएंस. तो वी गिव देम ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग,
कंप्लीट एनालिसिस उनको करके देते हैं. सो वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू प्लेसेस, हमारे पास रेगुलर बेसिस पे ऐसे केसेस आते हैं. सेकेंडली व्हाट वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इज कि आजकल यंग जनरेशन दे टॉक टू ईच अदर. सो टॉकिंग स्टेज के बाद है ना, वो एक ऐसे स्टेज पे जाता है जहाँ पे पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं जो बहुत एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. मतलब people trend to put it on sexual websites, जो उसके मिसयूसेस है बहुत ज़्यादा है. सो वी ट्रेन देम, वी हेल्प देम. सो हमारे पास ये काफ़ी सारे केसेस आए. इनफैक्ट वो ऐसे लोग हैं, दे इवन गो टू सुसाइड लेवल की, दे फील सोशल एम्बेरसमेंट इतना ज़्यादा होता है. सो वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम. वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 100+ डिफरेंट केसेस जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स आए. एंड ये दे आर scared so much कि वो फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करते. They feel to create that safe environment to understand कि how to tackle those. So we have identified lot of training programs, lot of guidelines basis which ये सब activity perform कर सकते हैं. On top of it फिर वो phishing attacks हो गए. आपके पास regular basis पे emails आते हैं, SMS आते हैं कि you have won a lottery. So although हम as a urban people we are aware कि ऐसा नहीं करना चाहिए, but when you go to rural areas they are not even aware. They are happy कि मेरे को कोई 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो they open any link. So training them and guiding them is one of the part of cyber and tribal. So we have created cyber केंद्र there. तो बेसिकली वो एक सेफ एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर से 5 to 6 किलोमीटर्स के रेंज में वो स्टूडेंट्स वहाँ पे आके, वी गिव देम इंटरनेट एक्सेस, वी गिव देम डिजिटल लाइब्रेरीज. So basically, if I am a student and I want to prepare for IAS, I want to prepare for some competitive exam, so we give them free digital tools. क्योंकि smartphone सबके पास है, they just need to access it and using the portal वो पूरे books download कर सकते, e-books and print कर सकते. So we provide them Xerox materials. So our motto is to empower them, to guide them in the right way, to explore them कि this is how you should protect yourself and you should take it forward. So this is I feel immensely proud that we are associated with it, and we want to ensure that it reaches to the right kind of people. So this is just one of the program. We have multiple programs. So Mohit will come and he'll explain on how that program helps us out. Thank you. कसं असतं की नायरा फाउंडेशनबद्दल फाउंडेशनचे प्रमुख बोलले, पण अनेकांच्या मनामध्ये कुतूहल असतं, कारण अनेकांच्या शहरामधल्या मंडळींच्या मनामध्ये अशा प्रकारच्या कामात कुठून तरी आपण मदत करू शकतो का, सहाय्य करू शकतो का, यांचं काय काम नक्की चालतं, कसं चालतं, या संबंधी जाणून घ्यायची एक असोशी असते. म्हणून मी आता नायराचेच मोहित यांना इथे याची विनंती करीन आणि त्यांनी आणखीन थोडंसं एलॅबोरेट करावं. Very good evening to all of you and all the respected dignitaries. So मेरा नाम मोहित है और नायरा फाउंडेशन के साथ एज रोहन मेंशन हम लोग 2021 से काम कर रहे हैं. सो नायरा फाउंडेशन में हम लोग 2 प्रोग्राम्स पे मेजरली फोकस करते हैं. पहला साइबर इन ट्राइबल, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जो वत्सल ने बताया. दूसरा हम लोग प्रोजेक्ट सेतु पे काम करते हैं. प्रोजेक्ट सेतु क्या है, अगर आप रूरल इंडिया में विजिट करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई lot of youngsters are there, but what they need a kind of guidance in their life, okay, so that they can achieve at least the earnings and earnings that if they want to every day they need to live their life. So Rohan is like a person who travels across the world. Okay, I'll start from one case in India. So he visited to Srinagar, and he's a fond of people, like he wants to interact with a lot of people. So he went to an orphanage, and he identified there are some of the people, some of the students who are very hardworking. Okay, what they need a kind of guidance and support. So he discussed with a lot of students, and he identified 2 students who are very hardworking students, and he tried to educate them, and he got into a good coaching academy. And today we can proudly say, with the help of Naira Foundation, one of the student is pursuing BTech from NIT Srinagar. Second important aspect that we have achieved so far under Naira Foundation Project Setu, there are 3 students who are visually impaired. They are not able to see, but they are pursuing their PhD from the Indian Institute of Technology, Mumbai. Under the Naira Foundation Project Setu, there are we are educating, and we have initiated a kind of trainings. हम लोग क्या करते हैं, गांव में जाते हैं. We
आइडेंटिफाई सम सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं. देयर विल बी सम ऑफ द ट्रेनर्स एंड दीज ट्रेनर्स, वी थैंक्स टू ऑल दोज ट्रेनर्स हु आर नॉट टेकिंग अ सिंगल penny. They are not asking us the money. They are going and educating the students free of cost. They are not taking any kind of money. That's a way we feel proud to introduce those people under Naira Foundation. So these are some of the aspects, and that's all like we what we are doing under Naira Foundation. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Naira. याच्यानंतर आपण आजच्या या मुख्य कार्यक्रमाकडे वळतोय. श्री लकी बिष्ट यांचा आपण सन्मान सत्कार करणार आहोत. मी आजच्या सत्कारमूर्तींपैकी सगळ्यात तरुण असलेली ही व्यक्ती आहे. अनेकांना ज्यांच्याबद्दल खूप कुतूहल असेल अशी ही व्यक्ती आहे. एका पुस्तकाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती गाजलेली ही व्यक्ती आहे. उत्तराखंड में जिनका जन्म हुआ, फॉर्मर कमांडो रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, ग्रैंडसन एंड सन ऑफ आर्मी मैन अशी त्यांची ओळख आहे. हिज ग्रँडफादर वॉज अ हुतात्मा फॉर 1971 वॉर. 16th year he joined special forces in year 2003. Then he spent some time in Israel for special spy and commando training. In 2009, selected as best commando from National Security Guard. Then he entered film industry as a writer in 2019. A book written on his life, RAW, Raw Hitman, is a recent bestseller book. Mr. Lucky Bisht यांना मी मंचावर आणण्याची विनंती करीन. त्यांचा सन्मान सत्कार आपण करणार आहोत. वीरमाता मंजुषा कैलास क्षीरसागर यांच्या हातून वीरमाता कैलास मंजुषा कैलास क्षीरसागर, प्रसाद कैलास क्षीरसागर ज्यांना अरुणाचलमध्ये वीरमरण आलं, दिंडोरीचे प्रसाद कैलास क्षीरसागर यांच्या मातोश्री श्रीमती मंजुषा कैलास क्षीरसागर यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करतो आहोत. मानपत्र देऊन और इनको हम सम्मानित कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक के वक्त जिस तरह से वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे उस पुतले के द्वारा. लकी जी, आज के इस प्रोग्राम में एक यंग नौजवान आया है आपका बुक लेकर, रॉ हिटमैन, जिस पर एक सिग्नेचर चाहिए थी आपकी. हो गई? क्या बात है. आता आपण सन्मानित करूया वीरमाता मंजुषा कैलास क्षीरसागर यांना. आपण आज पाहिलं की सगळ्या वीरमातांना आपण जिजाऊ आणखीन बाल शिवाजींचा एक सुरेख पुतळा देऊन, सुरेख मूर्ती देऊन फेलिसिटेट केलं. आजचा हा दिवस त्यांच्या शूर सुपुत्राच्या नावानं त्यांच्या आयुष्यात कायमचा अधोरेखित होईल. जेव्हा जेव्हा या पुतळ्याकडे ते बघतील तेव्हा त्यांना आजचा दिवस आठवेल. मी मान्यवरांना बसून घ्यायची विनंती करेन, कारण आपल्याला मिस्टर लकी बिष्ट यांचं मनोगत ऐकायचं आहे. सबसे पहले मैं नायरा फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और यहाँ बहुत सीनियर सर लोग बैठे हुए हैं सारे. जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब उन्होंने वॉर लड़ ली है ना. तो
मुझे अच्छा लग रहा है। मराठी मुझे समझ में नहीं आई उन्होंने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ भी। तो मैं ये बता दूं कि मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, मुझे मौका मिला इंडियन आर्मी के साथ रहने का कई बार, मतलब बहुत बार मैं रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी रहा हूँ इंडियन आर्मी के साथ। तो मैंने 2003 में ज्वाइन कर ली थी एजेंसीज़। मेरे ग्रैंडफादर भी 1971 में ही शहीद हुए हैं, तो फादर भी मेरे आर्मी से ही थे। तो जो भी मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी मैं ट्रेनिंग करके आया, तो मुझे वापस इंडिया आने के बाद तो मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। यहीं पर एक बेलगांव है, शायद मैं 2006 में ट्रेनिंग करके आया था बेलगांव में। फिर एनएसजी में भी रहने का मौका मिला। तो और भी लाइफ के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। तो मतलब जो भी अनुभव रहा अपनी लाइफ में, मतलब सब देखा, मतलब उतार चढ़ाव अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ देखा। तो जब भी देखने, मतलब जो भी समझ में आया कि लाइफ के अंदर क्या है क्या नहीं, तो एक चीज़ सीखने को मिला कि आपका ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आ जाए इस लाइफ के अंदर, मतलब आपको घबराना नहीं है। बस आप अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लो। अगर आपने अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लिया तो आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे। मतलब मैं 4 इयर्स रहा, जेल रहा, और 11 जिले ट्रांसफ़र रही मेरी। उस टाइम जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन जैसे ही अपने मोदी सर गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने रिलीज़ करवा दिया, सारे केसेस आउट करवाए। तो और जब भी मैं बाहर रहा, मतलब जब भी इंडिया के साथ, जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा था, बाहर रहा, तो बहुत चीज़ें देखी लाइफ के अंदर, मतलब फेस किया मैंने। कई बार ऐसा देखा कि खाने से भी ज़्यादा, मतलब जो खाने की कीमत है, वेपन उससे सस्ते हैं। मतलब आपको खाना महंगा है, वेपन सस्ते हैं। हम आज जो भी हाथ में गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, मैंने महसूस किया उनके साथ रहकर कि हज़ारों लोगों का ब्लड लगा है उस तक, आप तक पहुंचने तक। हम लोग ईज़िली तरीके से, हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि जो भी आप डायमंड, जो भी गोल्ड आप पहनते हैं, लेकिन उन माइंस के अंदर कितने लोग मरे हैं। जो भी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, जो भी हम इतनी कॉस्टली चीज़ें, उसको उनके जब मैं साथ रहा तो महसूस किया कि लाइफ के अंदर क्या है कि जब तक आपका डिमांड रहेगा, सप्लाई कभी नहीं रुकेगी, वो होता रहेगा करके। जब 2 देशों के अंदर वॉर हो रहा है, एक बड़े लीडर कहते हैं कि वॉर को आधे घंटे के लिए रुकवा दो करके, और वॉर रुक जाता आधे घंटे के लिए। जब एक वॉर आधे घंटे के लिए रुक सकता है, तो क्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म नहीं हो सकता वॉर? तो और 2019 में जब भी मैं 15 में रिलीज़ हुआ, तो उसके बाद और अपने एजेंसी के लिए वर्क किया। 2019 में मैंने रिज़ाइन दे दिया। तो मेरे सर मुझे बोले, मेरे सीनियर जो भी थे, यार बोले तुझे कुछ भी नहीं आता इसके अलावा भाई, तू क्या करेगा करके, क्योंकि 16.5 साल का था जब चला गया, तुझे कुछ भी नहीं आता, तू बाहर करेगा क्या? तो मैंने कहा सर कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब मुझे जाना है करके। तो मैं 4 साल जेल में रहा। मैंने पिक्चरें बहुत देखी, मैंने ज़िंदगी में फ़िल्म नहीं देखी। 4 साल में मैं देखता गया। जेल में और कुछ तो था ही नहीं, फिल्म ही देखता था। तो मैंने कहा सर मैं कहानियाँ लिख लूँगा ना बहुत सारी। तो बोले यार कहानी, क्योंकि मैंने कहा सर देखो लाइफ में कहानी बनाते हुए आया आज तक। जब भी मैं एजेंसी, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितने नाम बदले करके। कभी मैं किसी से दोबारा मिलता हूँ तो मुझे पहले सोचना पड़ता है कि यार मैंने इसको लास्ट टाइम क्या नाम बताया था, कहीं मैं कुछ और बोलूँ, वो कुछ और बोल दे तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं पहले उससे जानना चाहता था मैंने इसको अपना नाम बताया क्या था करके लास्ट टाइम। तो जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, एक राइटर हैं एस हुसैन जैदी, तो उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसको पैरामाउंट यूएस ने पब्लिश किया है, रोहित मैन के नाम से। तो नेक्स्ट ईयर्स पर बायोपिक आ रही है, और ये दूसरी बुक है इंडिया के अंदर। सचिन सर के बाद ही पैरामाउंट ने एक दूसरी बुक पब्लिश करी है जो मेरे ऊपर, जस्ट पार्ट 2 भी आ रहा है इसका। तो बहुत सारी चीज़ें, तो एक चैप्टर है इस बुक में, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही। तो बाकी मैं क्या बताऊं, इतना बोलना भी नहीं आता है ना। तो थैंक्स सबको, धन्यवाद। कुछ लोगों की ज़िंदगी में हर दिन वो कुछ ना कुछ करते हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका काम ही कुछ कह जाता है। तो ऐसे
लकी बिस्ट जिनको हमने अभी सम्मानित किया। अभी इसके बाद का एक सम्मान है विंग कमांडर बीबी सोनी जी का। विंग कमांडर बीबी सोनी जी, स्क्वाड्रन लीडर भारत भूषण सोनी of 47 Squadron, commissioned in 1965, awarded Chief of Staff Medal. 1971 इंडो वॉर मध्ये त्यांनी पाकचं सुपरसोनिक FAA 104 स्टार फायटर एअरक्राफ्ट पाडलं. आणखीन त्यानंतर त्यांना वीरचक्र मिळालं प्रेसिडेंटच्या हातून. 8 महिन्यामध्ये स्क्वाड्रन फ्लाइंग रेकॉर्ड 1700 तासांचं त्यांनी पूर्ण केलं. ही ऑर्गनाइज्ड अ प्लॅन्ड स्क्वाड्रन फ्लाइंग ट्रेनिंग इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर आणि त्याचा रिझल्ट म्हणून 10 पायलट्स ऑपरेशनल झाले शॉर्टेस्ट ड्युरेशनमध्ये. ही त्यांची खूप महत्त्वाची कामगिरी आहे. विंग कमांडर बीबी सोनीजी यांना आपण सन्मानित करणार आहोत वीरमाता बबूबाई अर्जुन ढाकणे यांच्या हातून. बबूबाई अर्जुन ढाकणे दिंडोरी तालुक्यातील तळेगावच्या यशवंत ढाकणे या शूर जवानाच्या ह्या मातोश्री वयाच्या 20व्या वर्षी ज्यांना वीरमरण आलं. 15 मराठा बटालियनमध्ये श्रीनगरमध्ये उरी येथे जी चकमक झाली. आपण वर्तमानपत्रात चकमक शब्द वापरतो, पण एक आयुष्य तिथे संपलेलं असतं, अनेक आयुष्य तिथे संपलेली असतात. वयाच्या 20व्या वर्षी वीरमरणाला आलेल्या यशवंत ढाकणे यांच्या मातोश्री बबूबाई अर्जुन ढाकणे यांच्या हस्ते आपण सन्मानित करणार आहोत विंग कमांडर बीबी सोनीजी यांना एक मानपत्र देऊन. वीर्स ऑफ इंडियाचं सलग 2ऱ्या वर्षी हे मानपत्र आपण देत आहोत विंग कमांडर बीबी सोनीजी यांना. तसंच एक सुरेख मानचिन्ह पुन्हा त्यांच्याच हस्ते. यानंतर आपण सन्मानित करूया वीरमाता बबूबाई अर्जुन ढाकणे यांना. सौ आरतीताई रोहन गायकवाड, रोहिणीताई उत्तराताई रोहन सगळ्यांच्या हस्ते. आणि यशवंत ढाकणेच्या स्मृत्यर्थ एक सुरेख जिजाऊ साहेब आणखीन बाल छत्रपती शिवाजींचा पुतळा. मी सगळ्या मान्यवरांना आसनस्थ व्हायची विनंती करीन. अत्यंत डिसेंट प्रेमळ असं व्यक्तिमत्व लाभलेले विंग कमांडर बीबी सोनीजी यांचं मनोगत आपण ऐकूया. Jai Bharat. Thank you sir, for all this honor. I think I am the youngest person present here. I just went out to show how do I look. Can you all please comment? Okay. I was born on 15th March 1944. On 14th March I'll be 80. I have never stood second in my life. My career dwells into 3 main parts. Number 1, Indian Air Force. Not like that. Like somebody here said, I was only 15 when he left. I was also only 15. I am born in Ramdas, the 4th Guru of Sikhs. That is my village. उन्होंने बसाया था. I passed my metric, and that time, after the independence, our grandfather and parents, they were very, very rich. And they used to lend money to our people who, they were very faithful people. Like today, when you are giving a loan to the poor, they are taking the loan, returning and taking the next kist and then kist.
Similarly, it was happening. And by the time we all came, division had taken place. At the age of 15, my father said, the entire village is saying Shah. Shah means who lends money. Andar kuch nahi. So I did not wait for my result because I always stood first. And I came to Delhi, learned typing and shorthand, did a job as a stenographer at 50 rupees in those periods. That means 59 I did my metric, 60 I trained for myself for this, got a job, 61 I joined in night college. So in Delhi, winter, rain or sub, from at least 11 kilometers per day, cycle me up and down. Then 62 war came. So I also applied, and there were two, for Air Force, there's a different kind of syllabus. I didn't know anything, but first my name came, I went, and I passed. Then my BA second year exam were there, but I got the second call. So I took that letter to my principal, Ramji Lal. He looked at this, he said, wrote, you have passed, you are not coming back. And that is what happened. Just going to the birth time, in our village, there are gullies. This is Soni's gully, this is next gully. So in this gully, which is next to us, there was a man who could predict the future. Everybody said he's a pagal. But they took me also, like everybody else, for Namkaran. I don't know, my parents said what he saw. He could not say what to do. But he said, name him Bharat Bhushan. One day he will shine in the world. And that was the day, 12 December 1971. So you see how links are, put together. I have heard everybody here. Everybody had done his bit. Some have pain, including you. That means the lives lost under a brigadier. ऐसी आर्मी जिसके अंदर when they said हरियाणवी या कोई भी कि अगर मुझे गोली लग गई तो क्या करोगे, कहता कंधे पे लेके जाएंगे पर वहाँ पहुँच जाएंगे रात को. Correct, sir? So that is the spirit of which everybody understands and agrees. Now I come to that. Now I stood first in my course where I did my flying. I got posted to Kalaikunda in Bengal. After 3 months the war started. So we were good for nothing. Now you tell me, when I went and came, how did I walk? Was it good or bad? So I was sent to Rajouri because there was a report there. So I fought this war by helping our pilots where to attack, because when the tactical battle is there, you might have got a message that our people are here, but it could have moved this side or that side, so that our own people are not shot. So I did from Rajouri to Poonch. And during that period, I lost my kneecap. I don't have a right kneecap, so that's what I showed you. Hard work, but everybody said, determination, 5 words. Remember in your life, this shall too pass away. Nothing is permanent. This is the saying of a great king who called the scholar and say, give me 5 words which I can put in my ring, which should be applicable under all circumstances. And you can check for yourself. Nothing is steady. So, by that time, I was posted to a hunter squadron. Latest aircraft had come. I was getting all the job which the pilots don't get. But that means somebody has to run around, and unfit person was for that, and never felt bad. Again, same words. Then this new war came. We got commissioned on 16th May 1965. Kalaikunda war, and then 97 war. Our base was at a place, Hindon, but for war purpose we were in Jamnagar. So if you have seen those scenes,
they were always attacking Bhuj. But we were at Jamnagar thinking that Bhuj is an airport because we had a setup, pura jungle bana ke, tents and all, aircraft are hidden there, and from there we used to go. So our main job was to give protection to higher weight carrying aircraft like Canberras, who will come from Agra or wherever they are, land in Jamnagar, refill and reload from there so that have the range to go to Karachi and beyond. So, and our job was to do CAP. Now CAP is Combat Air Patrol. It is because the guns are active, so it's done at 10,000 feet, 3 kilometers. Russian kilometers. So at 3 kilometers, 2 aircraft are already on the standby and 5 minutes standby. Latest order ka hai ki if you are a 2 minute standby, you must be strapped up in the cockpit. So my CO was HS Gill, high speed Gill he was known. If he did not know anything about the MiG-21, nobody else. So he said, you will not sit in the cockpit. So the commander came, he said, scramble, from running from there, they will get airborne in 2 minutes. And we did it. So they said, okay, you keep staying there. So this was a scramble. Somebody saw, a lot of people who don't know anything about it, they were given set. If you see any aircraft coming from here, you just call, okay, some aircraft seen, so that warning can be given. And we are scrambled. There is no senior, there is no junior. Anybody who can start up first, he goes. So think this is a runway. We are parked at a certain angle in a cover blast pen, lot of net on top, and aircraft are parked. When this comes, in the morning we go just before pre-dawn, set up everything, check all things are working, and MiG-21, you know, it's a Russian aircraft. We never got anything from America. So a power is a big vehicle which gives power to start. We got airborne. Who was senior, he did not get ready, but I got airborne. What used to happen, you get airborne, and then you immediately turn and climb. The second person comes after 10 seconds, and he goes straight, and then he climbs so that in no time you are at 10,000 feet opposite, looking into the area. So that is called CAP. So I saw an aircraft coming. I felt he'll come for a photo rack, because he did. And then all rotten mixture we have parked where the ORP is, and I saw him firing. Some, chingariyan dikh rahi thi. So I placed, now I cannot descend. So we allowed the guns to take part in it. And then when he went past, I descended and I fired my first missile. A lot of cartridges were firing. So these are heat-seeker fights, sidewinder, that missiles. So if you create heat here and there, then it gets confused and also have coastal effect. So I saw it going and then it turned. Now, 1200 kilometers an hour over sea, you can't make out the, what is the height. Radio altimeter will go to the very ground and give you the height. But since I have a target in front, I know if he hits the water, then I also hit, but I can avoid myself. So I quickly changed over to gun. Did not fire the second missile and shot him with the gun. At 1200 kilometers, when I shot, he pulled up. Starfighter has a very small wingspan, a very long body. The moment he pulled up, I said, I'll go into him. So I pulled up, and when I climbed up, I saw somebody hanging there in the parachute. Then I said, fool, because your radius have taken you there and he is there. And they try to find him. Where he is, I don't know. But he was one of the very senior ace pilot of the Pakistan Air Force. His daughter, Marveline, was 7 at that time. After 35 years, she got in touch with me. There was a number 2, and I saw him going away. So she asked me this simple question. There was a Parsi fellow who was going around the world for Parsi, update, and he met her, and he asked me, one of the Air Force officers' son, he said, sir, she wants to talk to you. Should I put your name on the Facebook? I said, you do. So she called me and I talked. Only question she asked is, she said, Air Force is looking after well. And only thing is, I want to know the gentleman who is now Air Vice Marshal, he was my father's number 2. Did he leave my father? So it was a very difficult question to answer. So I told her, I said, see what happened. In a fighter world, when we are going, somebody can lag. So what we do,
we throw a turn into him so that he can cut corner and come up, and then we go. But it happened, whether your father ordered or not, I don't know, because I can't. And we could keep talking, and otherwise, I used to always write this. She also started writing. I put my Indian flag. She started her Indian flag. She said, I have no grudge against you, because what you are doing for your country, my dad was doing. Only thing is, being a Christian in Pakistan, to get a command, you have to be super. And he was. He was already a Halal Julit. He was doing a training in Gulf somewhere. He left and came for the war, because date and fate, we have talked all, it is fixed. That 12th December was fixed for me to go wherever it is and for him to die from me. All that stories, he was this, that, that. Fact is this only. Even to everybody, if you go and think, the people of you lost there, they were supposed to be going there, correct? Only thing is, the courage of the gentleman who see so many people going, and yet, what will happen to ordinary man? So that is where, what Bishop said, that training. Training inculcates you. If India is there, you are there. It's not that you are there and India is there. आपको भी लगा ऐसे कि क्या बोलूं? See, so many people have who have lost. So that is all I can say. My life is like this. Then, I was Top Gun school instructor. In India it is called TACD, Tactics and Air Combat Development. We will develop that. Hamare flight commander will come and I have to train them. Can you imagine what is the situation? I was there. My course mate got posted to Air Headquarters. What I learned is that he thought if one person can beat him for Chief of Staff, So he detached me to Air India. So 1983 to till today, I am in one place. Whereas in 20 years there, I moved 17 times to be where they read its shortest. Anything I did, my CEO used to drink. I used to do day and night. Sometime I violated the rule also that you cannot do 2 flights. So I used to keep a trainer ready there, fill half. Just go make it 10, because if I'm training you, you have to make, yes, night, done. Then only you can move next, otherwise you will wait for the night. So all these things, with all these shortcomings and tricks, you can achieve what you want. He is there to cover you. So I flew, which I never thought. First aircraft was 727, 4-engine. Initially, when I was a co-pilot, I was seeing, I said, there's an enemy there. Because you are not used to see somebody so close. So I said, Bhaiya, घोड़े जैसे बन जाओ. Don't look out for 6 months. Thereafter, I became instructor, examiner. I went to Airbus 310. I went to 747. I went to 747-400. Sari dunia mein ghume with family. Because you get a lot of days. Hotel is there. Like flight will be Bombay, Delhi, Hong Kong. Then it will go Hong Kong, Osaka, Hong Kong, come back in the night. So they retain the hotel. So in the meantime, they are there. So if that gentleman, he have never became a chief of the staff. But uske man mein aaya, maybe God put, bhaiya, isko to Bombay jana hai. So that is how life is. There is no sorrow. Griefs are there. And so many people are there. किसी के हमें आंसू आए, शायद उनके खत्म ही हो गए. करेक्ट है ना? यू कैनॉट कीप क्राइम होल वर्ल्ड. दुनिया चल रही है. तो आई कैन ओनली से दिस. देन व्हाट हैपन, वन मोर थिंग, इफ यू आर willing to listen. Okay. I retired then from Air India at the age of 65 in 2009. Today is 24. My grandchild is a millennium done, 6 January 2000. Everybody within the first 7 days, that time they said 99 to 2000 aircraft will not stop, only will carry on going. A lot of money they made and made something that everything happened. So I was going there and I got a call for the Air India. So my elder son said, no, Papa, both ho gaya. So then one is in the US, he said, Papa, so then I joined, and that is the last portion of my, up to 69.
So life goes around like this. Then in December of that year, my younger son's daughter-in-law came with some other lady and said, "Sir, मुझे 30 लाख दे दो." मैंने भैया 30 लाख for what? The other lady said, "She's become a max like." Hello, hello. I don't have electric here. So, can you hear me? Then I said, "I will give you the money." That other lady had trained her. Generally, 30, 35, 40% marks, they pass and they become agents. So I said, "I'll give you the money, but I want that you bring my son's in-laws, who are also in Bombay, here." And they all came next day. So I said, "I have got the money. If what she says does not happen, I will forget you all." Armed forces people are like that. And then nobody came back. So after one of my birthday, I said, "Okay, 15th is my birthday." 17th March, I went to that office and I was grabbed. I am the first probably MDRT on 0 day. You know, my exam was on 25th, that IID's office got fire. So now they were worried, 30 lakh, and they said, "We will get your code by 12 o'clock, 31st. So exam was 31st. I had held all the application ready, and we had a party at 2 o'clock after getting that MDRT. 23, I am TOT. So in US, there are 3 awards, MDRT, COT, and TOT. Because my record is never second, so I said I have to do TOT. Paid a premium of 1.53 crores. Got back commission of 138. Good thing, na? If I do through somebody else, this money will go to him. So with that, once again, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Maharashtra. मैं भी पंजाबी हूँ सर. मेरी टांग में ऐसा कुछ है नहीं. विंग कमांडर बीबी सोनी जी, जिन्होंने आज तक मेरे ख्याल से उनकी पूरी कारकिर्द में ज़्यादा समय आसमान में स्पेंड किया है. 8 महीनों में 1700 घंटे मैंने कैलकुलेट कर रहा था, मतलब 5000 घंटों में 1700 घंटे आप आसमान में रहे हो. व्हेरी नाइस टू हिअर यू सर, व्हेरी नाइस टू हिअर यू. मगाशी रोहिणीताईंनी एक खूप ॲप्ट असा उल्लेख केला की हा कार्यक्रम ज्या ठिकाणी होतोय ते सावरकर स्मारकाचं ठिकाण असल्यामुळे त्यांना विशेष त्याचा योग खूप आनंदाचा वाटला आणि ह्या कार्यक्रमाला ह्याच्याहून दुसरी सुंदर जागा असू शकत नाही असं त्यांनी मत मांडलं. अर्थातच स्वातंत्र्यवीर सावरकर ही व्यक्ती अशी होती की ज्यांनी खूप तरुण वयामध्ये सैन्यात शिरा असा आदेश भारतीयांना दिलेला होता. सैन्यात शिरा, सैनिकीकरण शिका, बंदुका शिकून घ्या, बंदुकीचा रोख कुठे ठेवायचा ते आपण नंतर पाहू, अशी राजनीती त्याच्यामध्ये होती. ती अनेकांना कळत नव्हती. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्यांच्या वयाच्या अगदी 21व्या-23व्या वर्षी लिहिलेलं असं सुरेख गीत जे आपल्या भारतीयांच्या तोंडावर आहे. सावरकरांनी 1909 साली जे गाणं लिहिलं ते पण आपण मुखोद्गत केलेलं आहे. एखाद्या शब्दांमध्ये अशी जेव्हा शक्ती असते, अशी शक्ती फक्त संतांच्या शब्दांमध्ये असते जर तुम्ही बघितलं तर. आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या अर्थ असा असतो की त्याला संचित मनशक्ती लाभली असं म्हणतात, म्हणून ते शब्द शेकडो वर्ष आपल्यावरती अधिराज्य गाजवतात. सावरकरांचे असेच तेजपुंज शब्दात. जयोस्तु ते श्रीमहामङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तु ते श्रीमहामङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति वामहं यशोयुतां वन्दे.
राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती संपदाची राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती संपदाची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी दूताची परवशतेच्या नभात तुझी आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती चांदणी चमचम लखलखशी वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे हॅलो. कुसुमांच्या गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसत सेनानी स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसत सेनानी तू सूर्याचे तेज उदधीचे गांभीर्य हि तुची स्वतंत्रते भगवती स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी सुरेख गीतं सादर केली अशा नचिकेत देसाई आणखीन दीपाली देसाई या दोघांनाही आपण खूप खूप टाळ्यांनी धन्यवाद देऊया. कार्यक्रम अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहे. आज या कार्यक्रमासाठी अनेकांची मदत झाली. उमा कुलकर्णी यांना देखील खूप खूप धन्यवाद आजच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जी काही मदत केली त्याबद्दल. आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण 5 ग्रेट माणसांना फेलिसिटेट केलं, त्यांचा सन्मान केला. कमांडर अविनाश उपाध्याय, कमांडर अभिषेक कंकण, ब्रिगेडियर उमेश सिंग बावा, श्री लकी बिस्ट, विंग कमांडर बी सोनी, ज्यांच्या हस्ते त्यांना आपण सत्कार केला त्या होत्या वीरमाता सुनंदा किशोर खैरनार, वीरमाता सुमनबाई भाऊसाहेब तनपुरे, वीरमाता कृष्णाबाई श्रीकृष्ण बोडके, वीरमाता मंजुषा कैलास क्षीरसागर आणि वीरमाता बबूभाई अर्जुन ढाकणे. नायरा फाउंडेशन आणखीन सायबर इन ट्रायबल प्रस्तुत वीर्स ऑफ इंडियाच्या 2ऱ्या वर्षीचं हे सत्कार समारंभ आज इथे या ठिकाणी संपतोय. इव्हेंट बाय मिती ग्रुप. या संपूर्ण इव्हेंटसाठी ज्यांची मदत झाली अशा सगळ्यांना धन्यवाद. आणखीन मी श्री मनोज यांना इकडे याची विनंती करतो. कार्यक्रम अगदी शेवटच्या काही क्षणांसाठी फक्त थांबतोय. ओके. नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों. ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं वीर माताओं और यहाँ उपस्थित सभी वीरों को थैंक यू बोल रहा हूँ. वीर माताओं ने और वीरों ने इतने लंबे समय तक देश की सेवा की है. क्या उनकी सेवा को 5 या 3 मिनट के थैंक यू में समेटा जा सकता है? इसका उत्तर ना है.
लेकिन मैं इस बहुत ही मुश्किल काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीर माता के लिए थैंक यू बोलते समय मुझे लता मंगेशकर का एक संगीत याद आता है। वो गाती हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ मेरी माँ। सर्वप्रथम मैं कृष्णाबाई वीर माता कृष्णाबाई बोडके को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जो हमारे भारत के वीर जवान हैं उनको अपने हाथों से मेडल देकर उनकी हौसला अफजाई की। तत्पश्चात मैं बाबूबाई अर्जुन ढाकने, वीर माता बाबूबाई अर्जुन ढाकने का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मंच पर आकर उन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई। वीर माता सुमन बाई बाबू साहेब तनपुरे, वीर माता बाबू साहेब तनपुरे का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इस मंच की इस प्रोग्राम में 4 नहीं, मुझे लगता है 400 चांद लगा दिए हैं। मंजूषा, वीर माता मंजूषा कैलाश क्षीर सागर, वीर माता मंजूषा कैलाश क्षीर सागर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीर माता सुनंदा किशोर खेरनार इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैं ऊपर बोल ही चुका हूँ कि वीरों के कार्य का थैंक यू 5 मिनट में करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ब्रिगेडियर उमेश सिंह भावा, कमांडर अभिषेक कनकन, कमांडर अविनाश उपाध्याय, श्री लक्ष्मण लकी बिष्ट तथा वीर कमांडर भारत भूषण सोनी, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया है, जिन्होंने मधुर गायन प्रस्तुत किया है, उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी मुख्य अतिथि बनने का हमें सौभाग्य प्रदान किया रोहिणी, जिनको हमने बहुत सारी हिंदी और मराठी मूवीज़ में बहुत अच्छी कलाकारा के रूप में देखा है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर रोहन गायकवाड़, मिस्टर अमय साक्षी और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नायरा फाउंडेशन जिसने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी वाणी को विराम करने से पूर्व मैं धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ। हवा के झोंके तेरा तहे दिल से शुक्रिया, ए हवा के झोंके तेरा तहे दिल से शुक्रिया, धूल के इस कण को तूने उड़ने का साहस दिया। ए हवा के झोंके तेरा तहे दिल से शुक्रिया, धूल के इस कण को तूने उड़ने का साहस दिया। मुझको किसी राजा के सिर का तिलक कभी बनना न था, किसी सुंदरी के चरणों में मुझे कभी रहना न था, भगवान या अल्लाह के घर की मुझे चाहत न थी। मैं जो चाहता था हवा तूने मुझे वो सब दिया। जी रहा था मैं सदियों से इन सबों की कैद में, स्वतंत्रता की श्वास लेना तूने मुझको सिखा दिया। जी रहा था मैं तो अब तक मंत्रियों के
शीश पर वीरों की पगधूली बनने का मुझे अवसर दिया। स्वतंत्र स्वर्ग सुख भी छोड़ दूं, स्वर्ग सुख भी छोड़ दूं मैं यदि, स्वर्ग सुख भी छोड़ दूं मैं यदि तेरी पगरज बनूं। सैनिकों के चरणों ने मुझे मोक्ष का आनंद दिया। ए हवा के झोंके तूने, तेरा तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। हा कार्यक्रम या ठिकाणी या नोटवर संपतोय. मी उपस्थित सगळ्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि पुढल्या वर्षी तिसऱ्या वर्षी जेव्हा कार्यक्रमाला याल तेव्हा प्रत्येकाने आमच्या संघाच्या शाखेत सांगायचं की उपस्थिती दिनाच्या दिवशी प्रत्येकाने फक्त एकाला आणायचं आणखीन, म्हणजे उपस्थिती डबल होते. तसं आपण पुढल्या वर्षी करूया. धन्यवाद. असंच प्रेम ठेवा. थँक्यू.